शकुंतला की बहू चंपा सुबह सुबह अपनी सास के लिए खिचड़ी लेकर आती है और शकुंतला भी खिचड़ी की कटोरी लेकर अपनी बहू से कहती है। बहू, खिचड़ी में कुछ खट्टा तो नहीं डाला है ना? वो क्या है ना कि आज मेरा पेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तूने इसमें कुछ खट्टा डाला होगा तो देख लियो, अच्छा नहीं होगा। माँ जी, आप खाइए तो। अब शकुंतला जैसे ही खिचड़ी खाती है उसे खिचड़ी खट्टी लगती है और वो ये देखकर अपनी बहू को घूरते हुए अपनी बहू चंपा से कहती है। बहू, खट्टी चाय, खट्टी सब्जी, खट्टे चावल, अब ये खिचड़ी भी खट्टी। आखिर तू चाहती क्या है? अरे इतना खट्टा खाकर तो मेरे दांत भी खट्टे हो गए हैं। माँ जी, आपको खट्टे खाने के फायदे पता है? खट्टा खाने से आपके शरीर पर कभी मोटापा नहीं होगा, खट्टा खाने से कभी आपको डायबिटीज नहीं होगा और आपकी बॉडी में कभी घमोरी, खुजली ये सब भी नहीं होगा। चुप कर बहू, तू जब से आई है मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो तुझे तेरे मायके भेज दूंगी, समझी ना? ठीक है माँ जी, लाइए दीजिए कटोरी। आपको तो खिचड़ी खानी नहीं है तो आप 10 बहाने बना रही हैं। शकुंतला अपनी बहू के खाने में खट्टे डालने से काफी परेशान थी। वही चंपा थी जो खाना बिना खट्टापन के बनाती ही नहीं थी और ऐसे में शकुंतला के घर में रोज ही कलेश होता था। लेकिन चंपा तो बस अपने खाने के स्वाद से मतलब था। एक रोज शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला, कहाँ है तू? देख, आज मैं तेरे घर बड़ी उम्मीदों के साथ आई हूँ, तो अच्छा होगा कि तू मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरियो। अरे लेकिन तू आई किस लिए है? जो मुझसे होगा मैं वही करूंगी ना। जो मेरे पास होगा ही नहीं वो मैं कहाँ से करूँ? देख, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरी बहू अब तक उठी नहीं, और जब तक वो उठेगी मैं इस दुनिया से ना उठ जाऊं। इसलिए मुझे जो भी बना है, तोरी, घिया, बैंगन या फिर टिंडे, मुझे सब मंजूर है। मैं सब खाने को तैयार हूँ। अरे देख, बना तू पालक पनीर, लेकिन तू खा नहीं पाएगी। विमला, ये तो तू भी समझना। क्यों नहीं खा पाऊंगी मैं पालक पनीर? अरे मैं पालक पनीर तो सारा खा जाऊं, लेकिन तू और तेरी बहू बाद में क्या खाएंगे, यही सोचकर रुक जाती हूँ बस। बहू, अरे ओ बहू, जरा विमला के लिए पालक पनीर और रोटी ला दे। वो क्या है ना कि आज इसकी बहू ने खाने में हड़ताल कर दी है। हाँ हाँ बहू, और थोड़ा जल्दी दे दे। ऐसा ना हो कि कहीं भूख प्यास से मैं तेरी ही चौखट पर मर जाऊं। अरे दे दे बहू इसे खाना खाने के लिए। आज इसे तेरे हाथों का स्वाद मिल जाएगा, उसके बाद इसकी आत्मा तक कभी मेरे घर नहीं आएगी खाना खाने के लिए। कहीं तुम दोनों सास बहू ने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का फैसला तो नहीं किया ना? नहीं नहीं विमला, तू ही खा और खुद ही पता चल जाएगा कि मैं फिर कहना क्या चाहती हूँ। अब चंपा अपनी पड़ोसन काकी को खाना देती है और विमला भी बड़े ही चाव से खाना खा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पास बैठी शकुंतला विमला को मजे से खाना खाते हुए देख रही होती है। बहू, आज तो तूने खाना नॉर्मल बनाया है, तेरी खटाई खत्म हो गई क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी खाने को दे दे। ऐसा हो सकता है माँ जी? चंपा खाना बनाया और उसमें खटाई ना हो। आज तो मैंने पालक पनीर में दुगनी खटाई डाली है। सत्यानाश हो बहू तेरा। लेकिन ये विमला की बच्ची को खट्टा क्यों नहीं लग रहा है? अब क्या सब आपकी तरह ही हो जाएंगे? अब आप नहीं खा पाती खट्टा तो क्या विमला काकी ना खाए? देखिए विमला काकी तो अब भी कितनी जवान लगती हैं। अरे शकुंतला की बहू, तू भी ना। अरे दत्त। अरे अरे, विमला काकी तो शर्मा गई। वैसे विमला काकी, खाना कैसा बना है? अरे क्या खाना बनाया है बहू तूने? ऐसा खाना तो होटल में भी ना मिले। नमक, मिर्च, मसाला सब स्वाद अनुसार है। और खटाई, तुझे सब्जी खट्टी नहीं लगी क्या? अरे नहीं तो, वैसे भी तू तो जानती है शंकु, मुझे खट्टा, इमली, नींबू अचार ये सब कितना पसंद है। मुझे तो थोड़ा भी खट्टा पसंद नहीं है, लेकिन इसे इतना खट्टा पसंद कैसे आ रहा है? कहीं ये माँ तो नहीं बनने वाली है? लेकिन दादी बनने की उम्र में ये सब करते हुए ये सोचेगी तो जरूर। लेकिन आजकल के लोगों का तो कुछ भी समझ में नहीं आता। शकुंतला अपनी बहू को समझाकर परेशान थी, लेकिन उसकी बहू को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अब शकुंतला भी अपने लिए खुद ही दलिया खिचड़ी बना लिया करती। लेकिन एक रोज विमला फिर से चंपा के पास आती है और चंपा से कहती है। अरे बहू, आज क्या बनाया है खट्टा मार के? जो कुछ बनाया है जरा मुझे भी चखा दे। वो क्या है ना, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। विमला, तू मुझे सच सच बता, कहीं तू फिर से तो
हैं विमला? हैं? क्या है शकुंतला? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? यही कि तू दादी नानी बनने की उम्र में कहीं अपने लाल पीले होने की खुशखबरी तो नहीं देने वाली है? अरे राम राम, हे प्रभु, कैसी पड़ोसन दे दी आपने। शकुंतला, तू मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? क्योंकि इतना खट्टा तो वो औरतें भी नहीं खाती जो पेट से होती हैं, और इस उम्र में तू जितना खट्टा मजे लेकर खा रही है उसे देखकर तो कोई भी यही कहेगा कोई लोचा जरूर है। अरे शकुंतला, कम से कम तू तो समझ, अगर तेरे मुंह से किसी मोहल्ले वाले ने सुन लिया तो तू जानती है ना मेरी कितनी बदनामी होगी। जहाँ शकुंतला अपनी बहू के खाने में खट्टा डालने को लेकर परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ चंपा के खट्टे खाने की विमला भी दीवानी हो चुकी थी और वो सुबह शाम चंपा के खाने की तारीफ करती थी। चंपा के हाथों का खाना खाकर जाती थी, लेकिन शकुंतला जिसका घर था उसे तो खुद से ही खाना बनाना पड़ रहा था। मेरा घर, मेरी बहू, राशन भी मेरा, लेकिन मुझे ही खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे घर में मुझे बहू का क्या ही सुख, सारा सुख तो विमला उठा रही है। और तो और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये इतना खट्टा खा कैसे रही है। शकुंतला अपनी बहू को सबक सिखाने के पैतरे बना ही रही होती है, लेकिन एक रोज चंपा को उल्टियाँ होने लगती है, लेकिन शकुंतला फिर भी अपनी बहू पर ध्यान नहीं देती। लेकिन एक रोज जब चंपा काम करते हुए गिर जाती है और शकुंतला डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलता है कि चंपा माँ बनने वाली है। मुझे तो बहुत खुशी है बहू ये सुन के कि तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। लेकिन वैसे तेरे खाने का एक फायदा तो है कि तुझे जब भी खट्टा खाने का मन करेगा तू अपना खाना खा सकती है। माँ जी, हाँ ये तो है। अब ऐसे ही समय बीतता है, चंपा को अपने खाने से ही मन हट जाता है, उसे सिर्फ दलिया खिचड़ी जैसी चीजों का मन होता है। माँ जी, आज मेरा मन कर रहा है मैं दलिया या तो खिचड़ी, वो भी बिना खटाई वाली खाऊं, क्योंकि मुझे आज अपना ही खाना देखकर गुस्सा आ रहा है। क्यों, क्या हुआ बहू? तुझे ही तो पसंद है ये खाना, फिर तू क्यों नहीं खा रही है? अब जब मैं बोलती थी बहू ये क्या बनाया है, तब तो तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज पता चला कि आपको खटाई वाला खाना कैसा लगता होगा। चलो देर से ही सही, लेकिन तुझे अकल तो आई, वरना मुझे तो लगा था कि सारी जिंदगी खुद के हाथों का बना हुआ खाना ही खाने वाली हूँ मैं। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, कुछ भी बना दो, लेकिन एकदम साधारण। शकुंतला की बहू चंपा जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे कुछ दिनों तक तो अपने हाथों की खट्टी सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे ये एहसास होता है कि नहीं, ये खट्टा उससे खाया नहीं जाएगा, कुछ साधारण खाना होगा जो कि उसकी सास शकुंतला बनाती है। ऐसे ही एक रोज विमला शकुंतला के घर आती है और चंपा के हाथों का खाना खाने की फरमाइश करती है। विमला, अब तू भूल जा, तुझे खटाई वाला खाना खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बहू ही नहीं खा रही है और बनाना तो मुझे आता नहीं, इसलिए अब मेरे घर में तेरे घर की तरह खाना बना है। और मेरी आदत का क्या, जो तेरी बहू ने मुझे लगवा दी है? उसका तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तू अपनी बहू को बोल कि खाने में वो खट्टा डाले, ताकि तेरे घर में भी मेरे घर जैसा खाना बने। और होता भी ऐसा ही है। शकुंतला के घर की आदत अब विमला के घर वालों को लग जाती है और अब वो हर चीज में खट्टा डालकर खाना बनाने लगी थी। ये कहानी है कमलेश की। कमलेश बहुत ही गरीब परिवार से था। कमलेश अपना घर चलाने के लिए भेलपुरी बेचा करता था और उससे आए पैसों से अपना घर चलाता था। एक रोज कमलेश बाजार में भेलपुरी बेचकर घर आता है। घर आने के बाद कमलेश की बीवी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये क्या, आप तो सारी की सारी भेलपुरी ऐसे ही वापस लेकर आ गए, क्या किसी ने खरीदी नहीं? हाँ खरीदी, लेकिन जो बच गया वो मैं घर लेकर आ गया। चलो ना, एक काम करो, कुछ खाने को लगा दो, बहुते भूख लग रही है। सुनिए जी, खाने को कुछ भी नहीं है, जो था वो सब खत्म हो गया। एक काम करो, जो भेलपुरी बची है मुझे वही लाकर दे दो, तब तक वही खा लेते हैं। रहने दो जी, मैं आपकी ये फीकी भेलपुरी तो किसी भी कीमत में नहीं खाने वाली। भेलपुरी ऐसी होती ही नहीं है। हम समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो इसी तरह से बना सकता हूँ ना भेलपुरी, और एक गरीब और कितनी मेहनत करेगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन विमला की दोस्त सरला उसके घर आती है। विमला सरला को खाने के लिए भेलपुरी देती है। सरला उसकी दी हुई भेलपुरी खाती है तो सरला को वो भेलपुरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो विमला की कहती है, अरे विमला, ये कैसी भेलपुरी बनाई है तूने? सिर्फ नमक के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। अगर तू ऐसी भेलपुरी बेचती है तो क्या ही बिकेगी। हाँ सरला,
इनकी भेलपुरी बिकती नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे खुद भी अपने घर की ये भेलपुरी अच्छी नहीं लगती। देख विमला, अगर तुझे अपनी भेलपुरी और जोरदार बनानी है तो इसमें और भी चीजों को मिला, जैसे मूंगफली, चिप्स, मटर, प्याज, टमाटर, इन सभी चीजों को मिलाकर बना, तभी लोगों को तेरी ये भेलपुरी जोरदार लगेगी। वो तो तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? इन सबको लेने में तो काफी पैसे लग जाएंगे। शाम को कमलेश भेलपुरी बेचकर घर आता है। विमला कमलेश से सरला की बोली हुई बात उसे बताती है। विमला की बात सुनकर कमलेश कहता है, देखो बिमला, सरला ने बोला बिल्कुल ठीक है। हम भी कुछ दिनों में इन चीजों को अपने भेलपुरी में डालना शुरू करेंगे, ताकि हमारी भेलपुरी सबसे अच्छी बने। ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे कमलेश अपनी भेलपुरी में मटर, प्याज, नमकीन, टमाटर, मूंगफली, चिप्स और नींबू और कुछ मसालों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और एक दिन उसकी ठेली पर 2 लड़कियां आती है, जो कि कमलेश के पास आकर कहती है, भैया 2 भेलपुरी लगा दो, और भैया तीखी बनाना। कमलेश उन लड़कियों के लिए भेलपुरी बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को भेलपुरी बनाकर उनके हाथ में देता है। दोनों ही लड़कियां भेलपुरी को खाती है, जिसमें से दूसरी लड़की कमलेश को कहती है, भैया क्या भैया, कितना फीका बनाया है, थोड़ा और तीखा बनाओ ना, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। कमलेश थोड़ा और तीखा बनाकर देता है। भैया और तीखा, अभी भी तीखा नहीं लग रहा है। दूसरी लड़की बार बार यही कह रही थी। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे बस कर अब, और कितना तीखा खाएगी? सुबह उठकर जब तू फ्रेश होने जाएगी ना, तो सिर्फ आग के गोले ही निकलेंगे, फिर तुझे पता चलेगा कि ये कितना तीखा था। इस बार कमलेश भेलपुरी में मिर्ची का पूरा डब्बा उसके भेलपुरी में डाल देता है। दूसरी लड़की उसे टेस्ट करती है और खाने के बाद कहती है, हाँ हुई ना ये तीखी भेलपुरी। भैया आपकी ये भेलपुरी तो बहुत जोरदार है, आज से पहले मैंने कभी ऐसी भेलपुरी नहीं खाई। ऐसे ही समय बीतता है। अब कमलेश की भेलपुरी गरीब की जोरदार भेलपुरी के नाम से मशहूर थी। एक दिन कमलेश के ठेले पर कुछ लोग आते हैं, जिनमें एक बूढ़ा बुढ़िया भी उनकी दुकान पर आती है। बूढ़ा उसकी जोरदार भेलपुरी खा रहा था और उसे बार बार तीखी भेलपुरी बनवाता है। तभी बूढ़े की बुढ़िया अपने बूढ़े के पास जाकर उससे कहती है, अरे बस कर बुढ़ाऊ, और कितना खाएगा? अरे भूल गया क्या, 1 हफ्ते पहले ही तेरे बवासीर का ऑपरेशन करवा कर लाई हूँ, और आज इतना दबा कर लाल मिर्च खा रहा है। अरे ये भेलपुरी बहुत जोरदार है, खा के तो देख। तू ही खाए, मैं नहीं खा रही। गरीब की जोरदार भेलपुरी के नाम से कमलेश अब बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। कुछ लोग अब उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। उसकी जोरदार भेलपुरी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आकर उसके हाथ की बनी भेलपुरी खाने लगे। ऐसे ही समय बीतता है और कमलेश की बढ़ती चर्चा अब कुछ लोगों को बुरी लगने लगी, क्योंकि उसकी दुकान की वजह से लोग और किसी के पास जाना पसंद नहीं करते थे। और कमलेश हमेशा की तरह आज भी अपने ठेले पर भेलपुरी बेच रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बहुत रईस लड़की आती है, जिसका नाम पूजा था। पूजा कमलेश के पास जाकर उससे कहती है, भैया एक भेलपुरी बना दीजिए ना, और थोड़ा तीखा बनाना। कमलेश जैसा पूजा कहती है वैसे ही तीखी भेलपुरी बनाकर उसे दे देता है। पूजा भेलपुरी खाने लगती है और खाने के बाद पैसे देकर पूजा वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद पूजा की तबीयत बहुत खराब होती है, जिस वजह से पूजा के परिवार वाले कमलेश को भेलपुरी के बारे में उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। पूजा के पिता कमलेश के ऊपर केस करवा देते हैं कि कमलेश अपनी भेलपुरी में गलत मसालों का इस्तेमाल करता है, जिसे खाकर लोगों की तबीयत बिगड़ती है। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन विमला के घर में उसकी दोस्त सरला अखबार लेकर आती है और विमला उसके पास जाकर उसे कहती है, अरे विमला, ये देख, ये क्या छपा है अखबार में कि किसी ने तेरे पति कमलेश के ऊपर केस किया है, और ये कहा है कि कमलेश जो मसाले अपने भेलपुरी में डालता है उससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? चल तू रुक, मैं बात इन्हें बता कर आती हूँ। विमला अपने पति कमलेश के पास जाकर उसे अखबार दिखाती है। अखबार में अपनी फोटो देखकर कमलेश विमला से कहता है, अरे क्या बात है, हमारी जोरदार भेलपुरी इतनी मशहूर हो गई कि हमारी तस्वीर अखबार में आ गई। तुम देख रही हो विमला, लोग हमारी भेलपुरी को कितना पसंद करने लगे हैं। हाँ मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ, और तुम भी थोड़े गौर से देखो
इसमें जो तुम्हारी तस्वीर लगी है वो इस वजह से नहीं लगी कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से लगी है कि तुम्हारी भेलपुरी खाकर किसी पूजा नाम की लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसके पिता ने तुम पर केस कर दिया है। अरे बाप रे, ये का हो गया जी? ऐसे एक पूजा नाम की लड़की हमने ठेले पे आई तो थी, बहुत अमीर परिवार की लग रही थी, लेकिन उसने जैसा कहा था हमने उसको उसी तरह का भेलपुरी बना के दिया था बस। ऐसे ही समय बीतता है और अब ये खबर तेजी से फैल जाती है कि कमलेश की बनाई भेलपुरी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। देखते ही देखते लोग उसके ठेले से भेलपुरी लेना बंद कर देते हैं। एक रोज उसके ठेले पर स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं जो उससे उसकी जोरदार भेलपुरी खरीदते हैं। बच्चों के लिए कमलेश कम मसाले वाली भेलपुरी बनाता है जो बच्चों को पसंद आती है कि तभी कमलेश की बीवी विमला उसके पास आकर कहती है, देखो कमलेश, ये बच्चे तुम्हारी भेलपुरी को कितना पसंद कर रहे हैं और हमने इसमें कुछ ज्यादा मसाला भी नहीं मिलाया। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी भेलपुरी स्कूल के पास जाकर बेचनी चाहिए। हाँ बिमला, तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो, अब हम यही करेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमलेश अपने भेलपुरी का ठेला बच्चों के स्कूल के पास लगाने लगता है। बच्चों को वो भेलपुरी बेचने लगता है, वो भी कम मसाले की। ऐसे ही समय बीतता है, अब फिर से लोग धीरे धीरे स्कूल के सभी बच्चे कमलेश की भेलपुरी खरीद कर खाने लगते हैं। ममता की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। ममता का पति कुम्हार था और मटके बनाकर बाजार में जाकर बेचा करता। मटकों को बेचकर जो पैसे आते, उन पैसों से ममता का परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा करता। लेकिन ममता की भी एक खास आदत थी कि वो रोज कुछ पैसे गुल्लक में रखती थी। एक दिन ममता अपने पति मुकेश के पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? आए हुए इतना समय हो गया, आपने अभी तक मुंह हाथ भी नहीं धोया। कोई बात है क्या जी? नहीं ममता, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि कुछ दिनों से मटके बिक नहीं रहे हैं और अब जल्दी से कोई मटका लेना पसंद नहीं करता। अब तो हर घर में ठंडा पानी करने के लिए फ्रिज है, बहुत कम ही लोग हैं जो अब मटकों को खरीदते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चिंता मत कीजिए आप, हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। किसी दिन मटके नहीं बिके इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अब कभी नहीं बिकेंगे। कोई नहीं, आप हिम्मत को टूटने मत दीजिए। ऐसे ही समय बीतता है और ममता सबके लिए खाना बना कर लाती है। सब लोग खाना खाते हैं और हमेशा की तरह आज भी मुकेश अपने बनाए मटकों को लेकर बाजार में जाता है और सारा दिन ऐसे ही बाजार में मटकों को लेकर बैठा रहता है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके मटके खरीदने नहीं आता। आज फिर मुकेश ऐसे ही घर वापस आ जाता है। ममता आज भी मुकेश को ऐसे उदास देखकर कहती है, क्या हुआ, क्या आज भी मटके नहीं बिके बाजार में? नहीं ममता, आज भी नहीं बिके मटके और आज भी सारा दिन ऐसे ही निकल गया। एक भी ग्राहक नहीं आया मटका लेने। अगर यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? दिन पर दिन काम ऐसे ही कम होता रहा तो हम लोग क्या करेंगे? मुझे इसके अलावा कोई और काम आता भी नहीं है जो कुछ और करके अपना घर चला लूं। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई उपाय तो निकलेगा। अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ और करेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और ममता को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक दिन ममता अपनी दोस्त कमला के घर जाती है उससे मिलने के लिए, और जब वो उससे मिलती है तो कमला अपनी दोस्त ममता के पास जाकर उससे कहती है, ममता, इतने दिनों बाद तू यहाँ आना, बैठ। कैसी है? घर में सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही मन हुआ तो तुझसे मिलने आ गई। तू बता, सब ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। तुझे भूख लग रही होगी। कुछ देर बाद कमला ममता के लिए गर्मा गर्म मटका बिरयानी बना कर लाती है। मटके को देखकर ममता कमला से कहती है, ये क्या है कमला, तूने भी मटके का काम शुरू कर दिया है क्या? ये मटके लेकर क्यों आई है मेरे पास? अरे नहीं ममता, मैंने कोई मटके का काम नहीं शुरू किया, और इन मटकों में मैं तेरे लिए गर्मा गर्म मटका बिरयानी लाई हूँ। ये मटका बिरयानी क्या होता है? वो तो तुझे खाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही समय बीतता है और कमला अपनी दोस्त को मटके में से गर्मा गर्म बिरयानी निकालकर प्लेट में देती है और ममता उस बिरयानी को खाती है। और खाने के कुछ देर बाद ममता कमला से कहती है, अरे वाह, क्या स्वाद बनी है बिरयानी। मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई ऐसी बिरयानी, और इस बिरयानी में जो मटके की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, सच में कमला ये लाजवाब है। कुछ देर में ममता अपने घर जाने लगती है कि तभी कमला अपने हाथ में मटका बिरयानी लेकर आती है और ममता को देती हुई कहती है,
ये ले, इसको घर लेकर जा, बच्चे भी खा लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। ममता अपनी दोस्त कमला की दी हुई मटका बिरयानी लेकर घर आ जाती है। ममता घर में सभी को मटका बिरयानी खिलाती है। तभी मुकेश उस बिरयानी को खाकर ममता से कहता है, ये मटका बिरयानी तुम कहाँ से लेकर आई? ये तो काफी स्वाद है और आज से पहले मैंने कभी ये मटका बिरयानी नहीं खाई। आज पहली बार मैंने ये खाया है और सच में मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगी। ममता मुकेश को सारी बातें बताती है। मुकेश ममता की बात सुनकर कुछ समय तक चुप और शांत हो जाता है। तभी ममता मुकेश को कहती है, क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कोई गलती की इसको घर लाकर? क्या मुझे ये नहीं लाना चाहिए था? बोलिए ना, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने तो एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना। मैं मटके बनाऊंगा और तुम उसमें बिरयानी बनाना और फिर हम इसे बाजार में बेच सकते हैं। देखिए जी, मैं बिरयानी बना तो लूं, लेकिन ये इतनी महंगी महंगी सब्जियां हम रोज रोज कहाँ से ला पाएंगे? और बिना इन चीजों के तो बिरयानी कैसे बन सकती है? ठीक है, पहले मैं खेत में जाता हूँ और फिर बाजार, फिर देखता हूँ क्या भाव है कच्ची हरी सब्जियों के। कहीं कुछ मिला तो मैं लेता हुआ आऊंगा। क्या पता कुछ सस्ती सब्जियाँ मिल जाएं। एक काम करना, सबसे पहले सब्जियों के खेत में चले जाना, हो सकता है वहाँ पर मिल जाए कुछ कच्ची सब्जियाँ। ऐसे ही समय बीतता है और मुकेश खेत में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि कुछ औरतें कच्ची सब्जियाँ तोड़ रही है। तभी मुकेश उनके पास जाकर उनसे कहता है, सुनिए, क्या कुछ सब्जियाँ भी मिल सकती हैं यहाँ से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सब्जियाँ चाहिए तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से सब्जियाँ ले जा सकते हैं। वो कुछ सब्जियाँ लेकर घर चला जाता है और घर जाकर रात को मटके बनाता और सुबह ममता उन मटकों में बिरयानी बनाती। और बिरयानी बनने के बाद मुकेश उन मटकों की बिरयानी को लेकर बाजार गया। कुछ लोग मुकेश के ठेले के पास आकर उससे उसकी मटका बिरयानी खरीदते हैं और मुकेश की बिरयानी को खाकर कहते हैं, अरे क्या बिरयानी बनी है, खाकर मजा आ गया। एक काम करो, 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दो। आज से पहले इतनी स्वादिष्ट मटका बिरयानी नहीं खाई मैंने। अब देखते ही मुकेश की सारी मटका बिरयानी बिक जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शाम को वो अपना ठेला लेकर घर आता है। ठेले को खाली देखकर ममता बहुत खुश होती है। ऐसे ही और दिन गुजरते हैं। एक दिन मुकेश बिरयानी बनाने के लिए मटके बना रहा था कि तभी उसकी मटका बनाने की चक्की टूट जाती है। मुकेश को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो मटका कैसे बनाए। ममता मुकेश के पास जाकर उससे कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक गुल्लक है जिसमें मैं हर रोज कुछ पैसे डालती थी। आज उसे तोड़ने का दिन आ गया है। आप उन पैसों से दूसरी चक्की खरीद लेना। लेकिन ममता, वो तुमने बहुत मेहनत से जमा किए हैं और आज तुम उस गुल्लक को तोड़ दोगी। लेकिन मैंने उन पैसों को जमा भी तो इसलिए ही किया था ना, कि जरूरत पर काम आए, और इससे बड़ी जरूरत और क्या होगी। पैसों का क्या है, सब ठीक रहा तो पैसे फिर से जमा हो जाएंगे। आप इन पैसों को ले लीजिए। ममता उस गुल्लक को तोड़ती है और उसमें से निकले सारे पैसों को मुकेश को देती है। अब मुकेश बहुत मेहनत करता है। देखते ही देखते अब मुकेश अपने घर के सामने अपनी एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलता है, जिसका नाम रखता है गरीब की मटका बिरयानी। लोग अब उसकी दुकान पर आकर बिरयानी खाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और अब मुकेश उससे भी बड़ी मटका बिरयानी की दुकान खोलता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन ममता की दोस्त कमला उसके घर आती है उससे मिलने, और कमला को देखकर ममता बहुत खुश होती है। कमला ममता की इतनी बड़ी दुकान देखकर कहती है, अरे वाह ममता, ये बिरयानी की इतनी बड़ी दुकान तुम्हारी है? ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये हमारी दुकान है। चल, तुझे अब मैं अपने हाथ की बिरयानी खिलाती हूँ। उस दिन तूने खिलाई थी, आज तुझे मैं अपनी दुकान की बिरयानी खिलाती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो ममता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतनी तरक्की कर ली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि मटका बिरयानी की दुकान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दुकान तेरी है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। चल, अब जल्दी जल्दी बिरयानी खिला, मैं भी तो देखूं आखिर दुनिया तेरी बिरयानी के इतने पागल क्यों है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।